है वो कहाँ तक फैल चुका है। फिर आपने क्या करना है बच्चों कि आपने एब्सेस को इंसाइज करके ड्रेन करना है, नेक्रोटिक टिश्यू वगैरह को सबको रिमूव करना है, आपने सैंपल्स भिजवाने हैं, आपने उसके मुताबिक एंटीबायोटिक्स डिसाइड करनी है और एंटीबायोटिक का मुकम्मल कोर्स कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आ जाती है बच्चों प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज। प्रिवेंट आप किस तरह से कर सकते हैं कि आपने बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को रिड्यूस करना है, पेशेंट को ऑप्टिमाइज करना है और अच्छी सर्जिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है। क्योंकि अगर आपकी सर्जिकल टेक्निक अच्छी नहीं है, आपने स्टिचेस ही प्रॉपरली नहीं लगाए, ठीक है, अगर एक स्टिच ढीला रह गया या स्टिचिंग की टेक्निक प्रॉपरली नहीं थी तो पेशेंट जो है ना वो इस तरह से सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। इसमें क्या क्या प्रिवेंशन होती है बच्चों? एसेप्टिक टेक्निक कि आपने स्ट्रिक्ट एसेप्सिस मेंटेन करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स गए हुए होते हैं इन्होंने घरों से स्क्रब्स पहने हुए होते हैं, ये सिर्फ जाते हैं ओटी में तस्वीरें खिंचवाते हैं, ठीक है, और वही उनके गंदे कपड़े जूते वगैरह होते हैं वही लेके जो है ना वो ओटी के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकती हैं पेशेंट को, ठीक है। और ये सिर्फ साइट तक नहीं रहती है, पूरी बॉडी के अंदर भी जो है ना वो सेप्सिस करा सकता है, निमोनिया भी करा सकता है। इवन ब्लॉक 9 के अंदर भी आप लोग पढ़ोगे, यही इसी तरह का टॉपिक है, ब्लॉक 9 के अंदर भी वहाँ पे भी आप लोग पढ़ोगे। सो स्ट्रिक्ट एसेप्सिस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरी कंटेमिनेशन को अवॉइड करना चाहिए सर्जरी में। गुड सर्जिकल टेक्निक का इस्तेमाल होना चाहिए। एक्सेसिव टिश्यू ट्रॉमा, एक्सेसिवली टिश्यू को कट्स नहीं लगाने और डीवाइटलाइज टिश्यू, डेड स्पेस, हीमाटोमा फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना है, ठीक है। गुड टिश्यू परफ्यूजन मेंटेन करनी है कि उस जगह की ब्लड सप्लाई नहीं रोक देनी, ठीक है, उस जगह को प्रॉपर्ली आपने मैनेज करना है। अगर कोई शॉक की कंडीशन है, लोकल इस्कीमिया की कंडीशन है तो वो आपने पेशेंट के अंदर मेंटेन करनी है, एसेंशियल फॉर द वुंड डिफेंस एंड हीलिंग। उसके बाद आपने पेशेंट को ऑप्टिमाइज करना है। अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है तो पहले आपने उसकी इम्यून स्टेट जो है ना वो मेंटेन करनी है। डायबिटीज़, स्मोकिंग वगैरह तो आप उसको बोलोगे कि आपने स्मोकिंग प्रिवेंट करनी है। और अगर मेल नरिश्ड है, बहुत ज़्यादा ओबीज है तो उसका वेट रिड्यूस, और अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आपने उसको गुड डाइट, गुड फूड पे रखना है, ठीक है। जिन पेशेंट्स की सर्जरी होती है उनकी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, ठीक है, उनको प्रोटीन डाइट दी जाती है। सो एसेप्टिक टेक्निक हो गया, गुड सर्जिकल टेक्निक हो गया, मेंटेन गुड टिश्यू परफ्यूजन एंड ऑप्टिमाइज द पेशेंट। और एंड में आ जाते हैं बच्चे अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस। ये हम लोग इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे भी, जो आपके नेक्स्ट 4 एलओज हैं वो एंटीबायोटिक्स के बारे में ही है। एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस मैं भी बता देती हूँ बच्चों। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब ये होता है कि प्रिवेंटिव तौर पर कोई भी अगर आप थेरेपी कर रहे हैं ना प्रिवेंटिवली, कि अभी आपको ऐसा खतरा है कि आपको ये डिजीज़ हो ना जाए, तो आप प्रोफाइलेक्टिकली जो दवाई खाते हैं ना, मतलब एहतियाती तौर पर जो दवाई खाते हैं प्रिवेंटिवली, उसको कहते हैं प्रोफाइलेक्सिस। तो सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद तो दी ही जाती हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है, पोस्ट सर्जिकल एंटीबायोटिक्स तो होती हैं, लेकिन सर्जरी से पहले भी कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और वो जो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स हैं वो ठीक होनी चाहिए कि आप जो दवाई दे रहे हैं उसका ड्यूरेशन ठीक है, वो पेशेंट जिसको लगानी है उसके लिए ये है भी सही है, ये नहीं है, और उसको कितने टाइम तक लगानी है, कितनी डोज में लगाना है। तो ये अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस आपने मेंटेन करना होता है, और खुद से जो है ना वो वैसे ही एंटीबायोटिक्स नहीं दे देनी होती, ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाता है कि अगर अनट्रीटेड या पुअरली मैनेज, अगर आपके पास सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन SSI, तो उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, उसके नतीजे क्या निकल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो परसिस्टेंट या फिर लोकल वूंड इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है। अगर आपने उस जगह को ठीक साफ नहीं किया, उस एब्सेस को ड्रेन नहीं किया या वहाँ पर एंटीबायोटिक्स नहीं दी, तो क्या हो सकता है कि इन्फेक्शन बढ़ सकती है, उसके अंदर पस बढ़ सकती है, वहाँ पर पेन और इन्फ्लेमेशन हो सकता है, वूंड हीलिंग डिले हो सकती है, वूंड ब्रेकडाउन। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो साथ वाले टिश्यूज़ के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। बियॉन्ड द इंसियन साइड जो है ना वो साथ वाले टिश्यूज़ को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देगी। सेलुलाइटिस हो सकता है, लिम्फेंजाइटिस हो सकता है। सेलुलाइटिस मतलब स्किन या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू की इन्फेक्शन हो सकती है, मैंने आप लोगों को स्टाफ ऑरियस पढ़ाते हुए ये बताया भी था। इसके अलावा लिम्फेंजाइटिस हो सकता है। लिम्फेंजाइटिस हम किसको कहते हैं बच्चों? स्प्रेड अलोंग द लिम्फेटिक वेजल्स, के पूरी जो है ना लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर जो इन्फेक्शन है ना वो स्प्रेड हो सकती है। बच्चों आप लोगों को सही से नजर आ रहा है, सही से समझ आ रही है, मुझे बताएं, बोल नहीं रहे आप लोग। बच्चों समझ आ रहा है आप लोगों को? ग्रुप में ही जवाब देते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं आप लोगों को जो है ना वो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के बारे में बताया। मैंने आपको बताया कि ये होते क्या हैं, ये इनके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इनके कॉजेज़ क्या होते हैं, ये होते किस वजह से हैं, ठीक है। और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि इसको हम मैनेज किस तरह से कर रहे होते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, अगर ये अनट्रीटेड रहता है तो इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, कि वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ सकती है, और साइट ऑफ इन्फेक्शन जो है ना, साइट ऑफ इन्फेक्शन से निकल के जो बैक्टीरिया हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं सराउंडिंग टिश्यूज़ में। सेलुलाइटिस हो सकता है। लिम्फेंजाइटिस, लिम्फेंजाइटिस क्या होता है कि लिम्फेटिक वेजल्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, लिम्फेटिक वेजल्स के अलॉन्ग वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकती है। इसके अलावा लिम्फेडिनाइटिस हो सकता है, जो रीजनल लिम्फ नोड्स है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीवियर टिश्यू इन्फेक्शन हो सकती है,
पुअरली कंट्रोल्ड इन्फेक्शन कैन प्रोग्रेस टू सिवियर डिस्ट्रक्टिव इन्फेक्शन, जैसे कि नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस हो सकता है और गैस गैंग्रीन भी हो सकता है। ठीक है। सो सिस्टमिक इन्फेक्शन किस तरह से हो सकती है कि वो इन्फेक्शन, एक तो ये तरह कि वो इन्फेक्शन उसी साइट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देगी अगर आपने ठीक ना किया, उसी इंसिजन साइट पे पस हो जाएगी, जो है ना डिस्चार्ज होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। फिर सराउंडिंग टिश्यूज़ को इन्वॉल्व कर सकती है, डीप इन्फेक्शन कॉज कर सकती है, गैस गैंग्रीन, नेक्रोटाइजिंग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, और फिर है कि वो आपकी ब्लड में, आपके लिम्फ में स्प्रेड होकर लिम्फ नोड्स को ख़राब कर सकती है, आपके ब्लड में स्प्रेड होकर पूरी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या फिर सेप्सिस कॉज करा सकते हैं। और इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, वही फीवर है, टैकीकार्डिया, सिस्टमिक टॉक्सिटी, सेप्सिस हो सकता है, शॉक की स्टेट में बंदा जा सकता है, सेप्टिक शॉक हो सकता है, साथ में ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है। ये मैंने आप लोगों को जब सेप्सिस और सेप्टिक शॉक पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को सारा बताया था कि सेप्टिक शॉक क्या होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ऑर्गन डिसफंक्शन भी सारा एक्सप्लेन किया था। चलिए बच्चों, यहाँ पे आप लोगों के 4 एलओज कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इजी पीजी सा है, इतना कुछ इसमें खास